नमस्कार मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी वाली सीरीज में आज हम संविधान का भाग 2 नागरिकता डिस्कस करेंगे। तो यह बताएंगे कि भाई नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेदों में इसका प्रावधान किया गया है, संविधान नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान करता है, या फिर संविधान में क्या एकल नागरिकता है या संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अरे भैया सीएए क्या है, तो गांव में कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि भैया सीएए पे जो आंदोलन हो रहा है वो क्या है। अच्छा एनपीआर क्या है, अच्छा एनआरसी क्या है, पीआईओ क्या होता है, एनआरआई क्या होता है भैया, ओसीआई क्या होता है। ये सब सारी चीजों का हम जवाब इसी नागरिकता वाले वीडियो में हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो मेरा नाम है नवीन कुमार। आते हैं हम लोग नागरिकता को पूरी तरह डिटेल से समझते हैं। उससे पहले नागरिकता को समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं दोस्तों कि नागरिकता में पढ़ना क्या है, ठीक ना। तो आते हैं भाई, नागरिकता क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है, किन प्रकार का जो है विशेषाधिकार नागरिकों को दिया जाता है जो विदेशियों को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान क्या है नागरिकता से संबंधित, जैसे नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, टोटल 22 भागों में जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग में संविधान नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता की प्रकृति कैसी है, एकल नागरिकता की है, दोहरी नागरिकता की है, तो नहीं भैया, अपना संविधान एकल नागरिकता का जो है प्रावधान करता है। अच्छा, एकल नागरिकता का स्वरूप ग्रहण कहां से किया गया, तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। भैया संविधान के द्वारा किसको शक्ति प्रदान की गई है नागरिकता पर कानून बनाने की, संविधान के द्वारा संसद को शक्ति प्रदान की गई है नागरिकता पर कानून बनाने की, ठीक है ना। इसके अलावा नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है, समाप्त कैसे की जाती है, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया, ठीक है ना, इस पर आप ही देखे होंगे कि लगातार आंदोलन चल रहे हैं एक वर्ग विशेष के द्वारा, या फिर अंदर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसके हम पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। फिर एनआरसी क्या होता है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है। तो ये सब सारी चीजें चाहे वो प्री के डायमेंशन से हो या मेंस के डायमेंशन से हो, वो सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो आते हैं भी, सवाल है कि इसमें मेंस के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और मेंस के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं अथवा किस प्रकार के संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो वो सब सारे क्वेश्चन हमने अपने माइंड लेवल से बनाया हुआ है, तो इसको आप क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता से समाप्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए, पहला वाला क्वेश्चन है। दूसरा कहता है कि दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। दोहरी नागरिकता क्या, संविधान से संबंधित कुछ विधेयक ऐसा लाया गया था दोहरी नागरिकता से संबंधित, तो उसको आपको डिस्कस करना है कि भाई दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित संशोधित विधेयक की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो कुछ दोहरी नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं पीआईओ को लेकर, ओसीआई को लेकर, तो वो सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर समुद्र पारीय नागरिकता क्या होती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है, ओसीआई जिसे कहते हैं, तो इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है इतने समय भी, ठीक है ना, उसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम का आंदोलनकारियों के द्वारा किए जाने वाले आलोचनात्मक तथ्यों का भी चर्चा करना है आपको। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है पीसीएस मेंस में, ठीक है ना। फिर एनपीआर क्या होता है, ठीक ना भैया, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है और एनआरसी क्या होता है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, ये क्या होता है। तो दोनों के मत अंतर को स्पष्ट आपको करना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कुछ विशेषाधिकारों को केवल भारतीयों को प्रदान करती है जबकि विदेशियों को नहीं, तो चर्चा कीजिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता का एकल स्वरूप राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करता है, इसको आपको स्पष्ट करना है कि भैया भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में जो नागरिकता प्रदान की गई है वो एकल नागरिकता का स्वरूप है। तो आखिर एकल नागरिकता लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखती है, उसी को हमको डिस्कस करना है। तो खैर हम वीडियो में पूरी तरह डिस्कस करेंगे। फिर एक क्वेश्चन हमने बनाया है कि भाई विश्व बैंक के द्वारा जो धन प्रेषण रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना, एक रेमिटेंस रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें आप पाएंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई धन आता है धन प्रेषण के रूप में तो वो भारत में आता है, ठीक है ना। तो भारतीय नागरिकों द्वारा ना सिर्फ दुनिया में धन प्रेषण के मामले में सबसे बड़ा
प्राप्त करता है भारत, बल्कि यही नागरिक वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत कर रहे हैं। चर्चा कीजिए। तो ये सब सारे क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, तो आपको पहला कि इसको नोट डाउन करना है, दूसरा हम इसका जो है टेलीग्राम पे आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना भैया। तो ये आपके मेंस के क्वेश्चन हो गए। मेंस का क्वेश्चन दिखाने का पर्पज ये था कि आपको ये संदेह नहीं होना चाहिए कि सर या मास्टर जो पढ़ाएगा वह क्या प्री के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएगा या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं भैया, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपका जीएस सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है ना, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर सवाल है कि नागरिकता, सिटीजनशिप। अच्छा, एक देश के भीतर मैं कहूं कि कितने प्रकार के नागरिक, कितने प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, तो दो प्रकार के व्यक्ति। पहला, एक तो अपना प्यारा सा नागरिक जैसे हम आप लोग हैं, ठीक ना। दूसरा, कोई विदेशी आकर भी यह भी निवास करता है, ठीक ना। तो दो प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं, एक नागरिक और दूसरा विदेशी। तो सवाल है कि नागरिक कौन होगा, विदेशी कौन होगा। नागरिक जिसे हम सिविल और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिविल और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, संविधान में वह पूर्ण आस्था रखता है और उसका पासपोर्ट भारतीय होता है, ऐसा व्यक्ति देश के भीतर जो निवास कर रहा है उसी को हम देश का नागरिक कहेंगे। आई होप मुझे क्लियर हो गया होगा कि आपको नागरिक की परिभाषा देने में आसान हुई होगी अब, ठीक ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो देश में निवास कर रहा हो, जिसे सिविल और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो, इसके अलावा वह संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो और उसका जो पासपोर्ट हो ना भैया वह है भारतीय हो, ऐसा व्यक्ति जो देश में निवास कर रहा है उसको जो हम भारतीय नागरिक कहेंगे। फिर विदेशी कौन होता है। विदेशी दो देशों के हो सकते हैं, एक मित्र देश के हो सकते हैं, दूसरा गैर मित्र देश के हो सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका, जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं, मित्र देश हो सकते हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सब सारे देश जो हैं वह हमारे मित्र राष्ट्र में आएंगे। ठीक ना भैया। और वहीं पर कुछ जो है हमारे जैसे शत्रु की तरह व्यवहार करने वाले देश, जिसे हम गैर मित्र देश कह सकते हैं, उसमें पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, टर्की हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब सारे जो है देश गैर मित्र राष्ट्रों में आएंगे। तो ये जो विदेशी हैं तो इनको ना तो सिविल राइट प्राप्त होता है, ना तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। दोनों प्रकार के राइट इनको प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा यह जो है इनका जो पासपोर्ट होता है वह विदेशी होता है। तो ऐसे देश के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति को हम विदेशी कहते हैं, ठीक ना। जिनको ना तो सिविल राइट ना तो राजनीतिक अधिकार दोनों नहीं प्राप्त होता है, इनका पासपोर्ट विदेशी होता है, ऐसे व्यक्ति को हम विदेशी नागरिक कहते हैं। खैर, अगर जो मित्र राष्ट्र होंगे इनके लिए जो भारतीय वीजा है इसमें इनको लाभ मिलेगा, कई क्षेत्रों में जो है यह जाकर घूम फिर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसके अलावा जो गैर मित्र देश होंगे जैसे कि पाकिस्तान है, चीन है, टर्की है, उनको जो है भारतीय वीजा में कुछ जो है लाभ, विशेष तौर पे लाभ नहीं मिल पाता। तो एक खैर हमने थोड़ा सा देश के भीतर जो नागरिक जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके जो है थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर को जाना कि किस प्रकार किसको हम नागरिक कहेंगे, किसको विदेशी कहेंगे, या फिर नागरिकों को कौन से अधिकार राइट प्राप्त होते हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। मतलब कि राजनीतिक अधिकार और सिविल राइट दोनों नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। आते हैं भाई, तो सवाल है कि कौन से नागरिक को अधिकार संविधान प्रदान करता है। तो भारतीय जो संविधान है वह देश के नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार देता है, ठीक ना, जो विदेशियों को नहीं देता है। तो सवाल है कि कौन सा जो है वह राइट है जो केवल का केवल नागरिकों को प्रदान करता है अपना प्यारा सा संविधान, विदेशियों को नहीं प्रदान करता है। तो मूल संविधान जो संविधान है अपना प्यारा सा, वह है मूल अधिकारों के माध्यम से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है, किसी विदेशी नागरिक को प्रदान नहीं करता है। जैसे अनुच्छेद 15 हो गया और 16 हो गया। अच्छा, जब आप अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक पढ़ते हैं तो समानता के अधिकार के तक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो अनुच्छेद 15 है और 16 है यह केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। मतलब कि समानता के अधिकार के तहत दो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा, विदेशियों को नहीं प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन एक्चुअली आईएएस में पूछा गया था और पीसीएस में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, तो फंडामेंटल राइट में हम अच्छे से डिटेल्स इसको पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में कहा गया है। फिर 16 क्या कहा गया है कि
लोक नियोजन में नियुक्ति का अधिकार केवल का केवल भारतीय नागरिकों को होगा। रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार का अवसर, ये केवल का केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक ना दोस्तों, तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 15 और 16 जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। फिर अनुच्छेद 19, देखिए अनुच्छेद 19 क्या है? यह अनुच्छेद एक्चुअली स्वतंत्रता का जब अधिकार आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 19 का वाला जो अनुच्छेद है, पार्ट है, वह केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। मतलब कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सवाल है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है और अभिव्यक्ति क्या है? स्वतंत्रता जैसे कुछ बोलने की स्वतंत्रता, ठीक ना, कुछ करने की स्वतंत्रता, तो तमाम प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता हो जो राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखे, ठीक ना, न्यायालय की अवमानना को ध्यान में रखे, राष्ट्र की संप्रभुता को, लोक व्यवस्था को, ऐसी आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है अपने प्यारे से संविधान के द्वारा। वहीं अभिव्यक्ति भी कुछ प्रदान की जाती है, जैसे आप मोदी जी का कार्टून बना दिए ममता बनर्जी के साथ, एक आपकी अभिव्यक्ति है, आपने कुछ, ठीक है ना, डांस कर दिया या कुछ लेख लिख दिया, एडिटोरियल लिख दिया, आपने कुछ लेख लिख दिया, आप किसी सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, तो एक केवल को केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ए आर्टिकल 19 आपको प्राप्त है, ठीक है ना, नागरिकों को। फिर अनुच्छेद 29 और 30 ये भी फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं जो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यह दोनों अनुच्छेद 29 और 30 केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 29 कहता है कि संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार होगा केवल का केवल भारतीय नागरिकों को। वैसे मैं आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 29 और 30 यह अल्पसंख्यकों के संदर्भ में उनकी संस्कृति और शिक्षा को एक प्रकार से जो है संरक्षित करने का और अभिवृद्धि करने का प्रयास किया जाता है अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से। खैर, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक अपने मनपसंद के, रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 29 और 30 केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और ऐसे भारतीय नागरिक जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। ठीक ना भैया, तो खैर ये सभी फंडामेंटल राइट के जो अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद, ठीक ना, तो ये सभी आपके भारतीय, हम के भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। तो सवाल है कि मतदान का अधिकार, जो मतदान का अधिकार है, चाहे आप पंचायत में मतदान करें, विधानसभा में मतदान करें या लोकसभा में मतदान करें, ये पंचायत का जो मतदान का अधिकार है, वोटिंग राइट, ठीक है ना, तो वोटिंग राइट केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। तो अपना प्यारा सा जो संविधान है वो विशेषाधिकार दे रहा है ना भारतीयों को, विदेशियों को नहीं दे रहा है। चुनाव लड़ने का अधिकार, अरे भैया आप पंचायत का चुनाव लड़िए, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, लोकसभा का सांसदी का चुनाव लड़ जाइए ना, अच्छा आप विधायक बन जाइए, या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ग्राम प्रधान का चुनाव आप लड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब राइट केवल का केवल भारतीय नागरिकों को विशेषाधिकार देता है अपना प्यारा सा संविधान, विदेशियों को नहीं देता है। अच्छा, संसद सदस्य कौन हो सकता है? भारतीय नागरिक हो सकता है। राज्य विधानमंडल का सदस्य कौन हो सकता है? भारतीय नागरिक, केवल भारतीय ही नागरिक होगा। हाँ, यहां पर न्यायपालिका, न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महान्यायवादी जो भी होगा, ये सभी लोग भारतीय होंगे, कोई विदेशी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको मेंस का दिखाऊं तो मेंस का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसको मैं इरेजर कर दे रहा हूं कि भारतीय संविधान कुछ विशेषाधिकारों को केवल का केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। चर्चा कीजिए, अगर इसके ऊपर आपको लिखना हो तो आई होप आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो अब देखिए, सवाल है कि भारतीय नागरिक के संदर्भ में कुछ संवैधानिक प्रावधान, तो भारतीय नागरिक के संबंध में क्या क्या संविधान के जो है भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए, संविधान का जो नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है ना, वो उसकी जो अगर प्रकृति देखें तो एकल नागरिकता की प्रकृति दी गई है। अनुच्छेद 9 के माध्यम से बताया गया है संविधान में कि भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की जाएगी, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। अरे भैया, ये दोहरी नागरिकता क्या होती है? तो जैसे आपका यूएसए है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, ठीक है ना। तो जब मैं संविधान का स्रोत पढ़ा रहा था तो संविधान के स्रोत में बताया था इस सारी चीज को। तो एकल नागरिकता मतलब कि यूएसए में दोहरी नागरिकता, यूएसए में 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट के द्वारा अपनी अलग से नागरिकता दी जाती है। जैसे कैलिफोर्निया प्रांत है या एरिजोना प्रांत है, वो अपनी अलग से नागरिकता देगा और यूएसए अपनी अलग से, तो दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत एक यूनियन है, इस यूनियन में जो भी राज्य आएंगे या केंद्र, सबकी अपनी एकल नागरिकता होगी, मतलब कि वी आर इंडियन, ठीक है ना। अच्छा, बिहारी क्या है?
तो बिहारी कोई नागरिकता नहीं है, ठीक है ना। बिहारी एडजेक्टिव है, उसकी मतलब विशेषता बता रहा है कि बिहार के लोगों की, मतलब कि बिहार में लगता है कि ये निवास कर रहे होंगे, ठीक है ना। खैर, एकल नागरिकता का स्वरूप कहां से ग्रहण किया गया? ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। भैया, कानून बनाने की शक्ति किसकी होती है? संसद की होती है। अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से कहता है, ठीक है ना, कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संसद की होगी। संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान किया गया है, ठीक ना दोस्तों। तो आप अनुच्छेद जो हमने डिस्कस किया कि भारतीय संविधान कुछ विशेषाधिकारों को केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है जबकि विदेशियों को नहीं, चर्चा कीजिए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन आई होप हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग संविधान में जो भाग 2 पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और उस भाग 2 की नागरिकता को अच्छे से हम लोग पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।